वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदी मैम और इस बार हम डिस्कस करने वाले 2020 का ही पेपर बट ऑल इंडिया लेवल का सेट 1। तो कहां पे? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन, जहां पे आपको कंटेंट मिलता है फ्री किंडरगार्टन से ग्रेड 12 तक, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के पेपर का डिस्कशन। Introduction of an alien DNA into a plant host cell is achieved by making them। अब देखो उन्होंने बोला है इंट्रोड्यूस करना है क्या? एलियन डीएनए को, मतलब कोई एलियन डीएनए है उसको इंट्रोड्यूस करना है किसमें? एक प्लांट होस्ट सेल में। तो जल्दी बताओ, तुम्हारी बुक में दो टेक्निक्स लिखी हुई हैं कि अगर एनिमल सेल में, एनिमल जेनेटिक मटेरियल में कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो क्या करोगे? एक नीडल आएगी, इंजेक्शन आएगा और उसमें चेंज हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो इंजेक्शन। पर वही चीज अगर प्लांट्स में करनी होगी तो क्या यूज करना पड़ेगा? बंदूक का यूज करना पड़ेगा। तो उसको बंदूक नहीं लिखोगे या गन नहीं लिखोगे, जीन गन लिखोगे। इसी का एक और नाम क्या है? बायोलिस्टिक। याद आ गया? जिसमें क्या करते हैं, एक गोल्ड के साथ हैवी मेटल को कंबाइन करके, तुम्हारा जो जेनेटिक मटेरियल वो कंबाइन करके जैसे ही शूट करोगे तो वो पूरा पेनिट्रेट करके कहा जाएगा कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर, और तुम्हारे मॉडिफाइड हो जाएगा जो भी होस्ट का जो डीएनए, उसके साथ तुम्हारा चॉइस जीन ऑफ इंटरेस्ट भी चला जाएगा। तो देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ एन एलियन डीएनए इनटू अ प्लांट होस्ट सेल इज अचीव बाय मेकिंग देम क्या? यूजिंग जीन गन, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको? बायोलिस्टिक। ठीक है, याद रहेगा। अब देखते हैं उसके मैम दूसरे ऑप्शन क्या है। तो एक बात बताओ, जो माइक्रो इंजेक्शन किसके लिए था मैम? एनिमल के लिए। तो ये तो बट ऑब्वियस बाहर हो गया। कंपिटेंट विद बाइवेलेंट आयंस, तो ये तो वो है ना मैम, कंपिटेंट सेल बनाने का तरीका है कि या तो हीट शॉक दो या बाइवेलेंट आयंस, मोर स्पेसिफिकली कैटायन, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। पर यहाँ तो प्लांट्स पूछा है तो ये भी गया। यूजिंग लाइसोजाइम एंड काइटिनेज, मैम ये तो आइसोलेशन में हमने सारे जो एंजाइम्स यूज किए थे, जब डीएनए को आइसोलेट करते हैं उसमें ये सारे एंजाइम्स यूज करते हैं। पर यहाँ वो तो पूछा ही नहीं है। उन्होंने क्या पूछा है कि एलियन डीएनए को किसके अंदर डालना है? प्लांट होस्ट सेल के अंदर। इतना हुआ क्लियर। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वन ऑफ द XC2। तो जैसे ही तुमने XC2 पढ़ा, क्या याद आया मैम? दो तरीके के कंजर्वेशन पड़े हुए, इन सीटू, XC2। इन सीटू मतलब उसी जगह पे जहां उसका नेचुरल हैबिटेट है एनिमल का, उसको वहां कंजर्व करो। क्या क्या आता है मैम उसमें? बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरीज। ठीक है, अगर कोई एनिमल इस जगह पे नहीं बच पा रहा है किसी वजह से, तो हम क्या करेंगे? उस एनिमल को उस जगह से ले जाएंगे, दूसरी जगह हम उसको ट्राई करेंगे कि कंजर्व हो रहा है, प्रोटेक्ट हो रहा है, इंजर्ड हो चुका है, हो सकता है किसी केस में, तो उसको सेव करने का ट्राई करेंगे। अब जब लगा कि नहीं, इसको वापस हम उसके नेचुरल हैबिटेट में भेज सकते हैं तो ठीक, नहीं भेजा जा सकता है तो वहीं रखेंगे। अब ये तो सिर्फ एनिमल लेवल पे हुआ। हो सकता है हम इसको सीड बैंक के फॉर्म में भी कलेक्ट करें या जीन बैंक के भी फॉर्म में कलेक्ट करें या सेल से उसको क्रायो प्रिजर्व करके रख ले। ठीक है, तो इसका क्या एग्जाम्पल हुआ? XC2 का मैम जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल गार्डन, सीड बैंक, जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन। याद हुआ? अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है, क्या बोल रहा है। वन ऑफ द XC2 कंजर्वेशन मेथड फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज इज, मतलब वो पूछ रहा है बताओ इनमें से कौन सा तरीका है XC2 कंजर्व करने का। तो अभी हमने जो इतना सारा बोला उसमें से कोई ऑप्शन यहाँ होना चाहिए। तो चलो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। अरे ये तो इन सीटू है, उनके नेचुरल हैबिटेट में वो ऑर्गेनिज्म कंजर्व्ड है, तो कैंसिल। नेशनल पार्क, ये भी वही है नेचुरल हैबिटेट में, तो कैंसिल। क्रायो प्रिजर्वेशन करेक्ट आंसर है। चलो आखिरी भी देख लेते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी क्या है? नेचुरल हैबिटेट में सेव कर है, तो कैंसिल। तो मैम क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे अगर कोई भी सेल को तुम प्रिजर्व कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? क्रायो प्रिजर्वेशन। जैसे अभी सबसे ज्यादा क्रायो प्रिजर्वेशन किसका होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड का होता है कि नहीं? ताकि वो क्या यूज कर सके, वो अगले जब भी कभी अगर एक्सीडेंटल केस हुआ तो उस पर्सन को, उस बेबी, जो वो बेबी अब वो पर्सन बन चुका है, तो उसके सेल्स को यूज किया जा सकता है अगर कहीं डैमेज हुआ, क्योंकि वो क्या है, सारी के सारी अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है? एक टोटीपोटेंट सेल्स है। क्लियर हुआ इतना? आगे मूव करें। तो चलो मूव करते हैं क्वेश्चन अगले पे। ठीक है,
ओके, ओजोन गैस, जैसे ही ओजोन गैस याद आया, क्या है ये? एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है, पर जब भी वो नीचे आ जाएगी तो वो पोल्यूटेंट की तरह काम करेगी। हो गया। आगे, इज कंटिन्यूसली फॉर्म इन द स्ट्रेटोस्फीयर बाय, अब वो पूछ रहे बताओ ओजोन गैस का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ये तो 10th वाला क्वेश्चन वापस आ गया। किस तरीके से हो रहा है? एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन मोलेकुलर ऑक्सीजन। सो बेसिकली O2 प्लस, पहले तो O2 है वो डिवाइड करता है O और O में, फिर ये जो है O है, ये इस O के साथ जो नेसेंट ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन करके O3 बनाता है। इतना हुआ क्लियर? चलो आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन, बहुत बढ़िया। वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल, वैक्सीनेशन जैसे अभी कोरोना में तुम्हें कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगा होगा, तो वैक्सीनेशन बेसिकली क्या है मैम? एक टाइप की इम्यूनिटी क्रिएट करना, पर एक्टिव इम्यूनाइजेशन का तरीका है। पर ठीक है, क्या नेचुरल है क्या आर्टिफिशियल है? मैम आर्टिफिशियल है, क्योंकि हम प्राइमरी रिस्पॉन्स का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि पता चला प्राइमरी ही रिस्पॉन्स स्लो रहा और इतना लंबा रहा कि वो हम ही नहीं सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली वैक्सीनेशन? मैम एक तरीके का एक्टिव इम्यूनाइजेशन है जो आर्टिफिशियली इंजेक्ट किया जाता है, या तो डेड या तो एटेन्यूएटेड सेल को इंजेक्ट करके या पैथोजन को इंजेक्ट करके। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ वैक्सीनेशन काम कौन से प्रिंसिपल पे करता है? तो वैक्सीनेशन काम करता है मेमोरी प्रिंसिपल पे। याद आया? पूरा एंटीबॉडी का प्रोडक्शन ही मेमोराइजेशन या मेमोरी प्रिंसिपल पे काम करता है। मेमोरी कौन क्रिएट करता है? मैम बी लिम्फोसाइट। उसकी हेल्प कौन करता है? मैम टी हेल्पर लिम्फोसाइट। सब याद आ गया। चलो आगे पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ वैक्सीनेशन is based on the property of, अरे देखो जरा, मेमोरी, क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्स जो नेचुरली हो सकता था, क्योंकि अगर डायरेक्ट तुमको कोरोना इन्फेक्शन हो जाता, पर हम इतना रिस्क उठा नहीं सकते, इसलिए हमने क्या किया? एक एक्टिव इम्यूनाइजेशन बट आर्टिफिशियली डेड मरा हुआ या एटेन्यूएटेड या हीट किल या वीकेंड, हमने पैथोजन मतलब कोरोना वायरस को ही क्या कर दिया? इंजेक्ट कर दिया अपनी बॉडी में। अब बॉडी धीरे धीरे उसके अगेंस्ट क्या क्रिएट कर रही है? रेजिस्टिविटी क्रिएट कर रही है। कैसे क्रिएट कर रही है? बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बना रही है, टी हेल्पर उसका हेल्प कर रही है। हिट एंड ट्रायल मेथड चल रहा है बॉडी के अंदर, और जैसे सेकेंड डोज लगा वैक्सीनेशन का तो यही चीज बूस्ट हो गई, फिर बूस्टर डोज भी लगेगा ताकि हमारी मेमोरी ना खो जाए, हमारी बी लिम्फोसाइट और टी हेल्पर की मेमोरी ना खो जाए। अब जब एक्चुअल में हम बाहर गए, घूम रहे हैं, मास्क हटा दिया लगाना, तो जब एक्चुअल में कोरोना वायरस हमारे बॉडी के अंदर गया तो अब ये किस टाइप का रिस्पॉन्स होगा? सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो पहले से पूरा डिफेंस सिस्टम तैयार है, बस हमारे सेल्स ने क्या बोला? अरे ये तो वही है जिसके लिए हमने वैक्सीनेशन लिया था, जिसके लिए हमने क्या बनाई थी? मेमोरी बनाई थी। आई बात समझ में? चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ओफॉइड्स एक्ट एज, देखो इसी 2020 जो दिल्ली वाला सेट था उसमें भी ओफॉइड्स और कैनाबिनॉइड्स पे क्वेश्चन था। तो ओफॉइड्स का पूछा था किसकी तरह काम करते हैं? तो देखो जरा, डिप्रेसेंट। याद आया? इन जनरल वो डिप्रेसेंट है, ये अलग बात है कि उसका जो मॉर्फिन है वो किसकी तरह काम करेगा? पेन किलर्स की तरह, पर सिर्फ मॉर्फिन काम करेगा। पर यहाँ पे क्या पूछा है? ओफॉइड्स पूछा है, तो तुम क्या लिखोगे? डिप्रेसेंट। ठीक है, अगला मूव करें, अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेमेटोड स्पेसिफिक जीन, बहुत बढ़िया। जैसे ही नेमेटोड याद आया तुम्हें क्या क्या याद आ गया? मैम RNAi भी याद आ गया। ठीक है, जीन व इंट्रोड्यूस इनटू द टोबैको होस्ट प्लांट। हाँ, टोबैको होस्ट प्लांट, क्योंकि उसके नोड्स बना लेता था और नोड्यूल्स के कारण उसकी ग्रोथ रुक जाती थी, पर उसको हम एक वेक्टर के थ्रू इंजेक्ट करते हैं और वो वेक्टर का नाम पूछ रहे हैं। बाय यूजिंग अ वेक्टर ऑफ, ये वेक्टर तो याद रखना है, क्या नाम है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेशियन। और क्या यूज करते थे? मैम जंपिंग जीन या ट्रांसपोजोन यूज करते थे। याद आया? अच्छा ये बताओ, फिर प्लाज्मिड क्या है? मैम एक वेक्टर है। बैक्टीरियोफेज क्या है? मैम वो भी एक वेक्टर है। PBr322 क्या है? मैम वो प्लाज्मिड ही है, एक तरीके प्लाज्मिड का एक तरीका है। फिर एग्रोबैक्टीरियम पर क्वेश्चन क्या है? अब ये सारे के सारे वेक्टर ही है, पर यहाँ पे स्पेसिफिकली तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है कि TMV टोबैको जो मोजाइक वायरस है या टोबैको प्लांट जो नेमेटोड स्पेसिफिक जीन है, जो RNAi टेक्निक है, उसमें कौन यूज किया जाता है? कौन सा वेक्टर यूज किया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, तो ये एज इट इज याद रखना है। देखो वापस कितने क्वेश्चन है RNAi पे। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाउ डज EcoRI1 मतलब EcoRI1 स्पेसिफिकली एक्ट ऑन DNA मॉलिक्यूल? तो जैसे ही तुमको EcoRI1 याद आया, क्या क्या याद आया? मैम वो एक पैलिंड्रोम को रीड करता है। ठीक है, पैलिंड्रोम का नाम बताओ।
बताओ मैम GAATTC, बहुत बढ़िया, पर मैम वो G और A के बीच में ही कट लगाता है, ठीक है, पर तभी कट लगाएगा जब GAATTC होगा, ऐसा भी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री भी और एंटी कॉम्प्लीमेंट्री में जब रहेगा तो करेगा, ठीक है। और इकोराय-R1 है क्या मैम? एक रिकॉग्निशन साइट है या रिस्ट्रिक्शन साइट है। रिस्ट्रिक्शन साइट क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैम वहीं कट लगना है, मॉलिक्यूलर सिजर से, एंडोन्यूक्लियस से, बहुत बढ़िया। तो ये क्या है मैम? मैम ये कुछ नहीं बल्कि एक एंडोन्यूक्लियस का ही नाम है, या फिर अगर हम वेक्टर में PBR 322 में पढ़ेंगे तो वहां भी इकोराय-R1 है जो एक रिस्ट्रिक्शन साइट है, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहे हैं, हाउ डज इकोराय-1 स्पेसिफिकली एक्ट ऑन डीएनए मॉलिक्यूलर एक्सपेरिमेंट, मतलब वो पूछ रहे हैं बताओ ये काम कैसे करता है। तो तुम्हारे बुक में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दिया हुआ है जो हमने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो चाहो वो पूरा का पूरा डायग्राम यहाँ बना दो और एक्सप्लेन करो, क्योंकि उस डायग्राम के नीचे क्या था, पूरा लिखा हुआ था कि एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ था कि हाउ इकोराय-R1 वर्क एज अ मॉलिक्यूलर सिजर, तो वही पूरा बेसिकली वो डायग्राम, उसका एक्सप्लेनेशन ही तुम्हारा आंसर है। चलो आंसर देखते हैं। इकोराय-R1 रिकॉग्नाइज द restriction site of GAATTC and cut the DNA double helix between what? G and A, giving rise to sticky end। तो sticky end का ही दूसरा नाम मैम सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, एक और नाम मैम ओवरहैंगिंग स्ट्रेच। तो वो ओवरहैंगिंग क्या रहेंगे, क्योंकि सेम इकोराय से तुम किस में लगाओगे कट? जीन ऑफ इंटरेस्ट में भी, सेम इकोराय से या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से किस में कट लगाओगे? वेक्टर में भी। तो दोनों जगह क्या रह जाएंगे? ओवरहैंगिंग स्ट्रेच, जो क्या क्रिएट करेंगे? स्टिकी एंड। तो वो कैसे रहेंगे मैम? कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे, तो वो डीएनए लाइगेज के साथ क्या हो जाएंगे? बाइंड हो जाएंगे। तो चलो डायग्राम देखते हैं। तो उन्होंने बताया कि कैसे हम काम करेंगे, तो इतना सिंपल है। हमने क्या किया, वही अपना डीएनए बनाया। सिंस डीएनए पहला क्या रहेगा? डबल हेलिक्स, इसलिए यहाँ पे क्या बनाई है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया है। और वो पहचानता कहाँ है? GAATTC पे, तो बना दिया GAATTC। सिमिलरली इसका ऑपोजिट GAATTC। अब कट कहाँ लगेगा? इसके बीच में, इसके बीच में। तो देखो यहीं कट लगाया उन्होंने, GAATTC। डीएनए डबल हेलिक्स विद रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर इकोराय। अब देखो ये दोनों अलग अलग हो गया, मतलब ये कुछ इस तरीके से कट हुआ, ठीक है, मतलब ये वाला पोर्शन अलग और फिर ये ऊपर वाला पोर्शन अलग। ऐसा लग रहा है ना अपन वो वीडियो गेम वाला, जो एक वीडियो गेम इस टाइप का आता है ब्रिक्स अरेंज करने वाला, वो खेल रहे हैं। नहीं नहीं वो नहीं, मैं बस बता रही हूँ। तो ऊपर वाला कैसा है, ये जो ऊपर वाला है ये 5 डैश एंड, तो ये देखो GCTTAAG है, और इस जगह कैसा है? G नहीं है यहाँ पे, GCTTAA है, ठीक है। तो ये देखो ये इस तरीके से डिवाइड हो गया, हुआ कि नहीं डिवाइड? डीएनए डबल हेलिक्स कट द इकोराय एंड हैविंग स्टिकी एंड। तो स्टिकी एंड क्या? ये जो ओवरहैंगिंग सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के स्ट्रेचेस हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये जो दिख रहा है ना AATTC, और सिमिलरली TTA, ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड है। अब बोलोगे मैम जी भी तो काउंट करा रहे, क्यों काउंट करो? क्योंकि जी ऑलरेडी कंबाइंड है ट्रिपल बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से C पे, तो ये ऑलरेडी बेस पेयर के फॉर्म में है, यह इंडिविजुअल नहीं है, पर ये इतने ही इंडिविजुअल है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? स्टिकी एंड या ओवरहैंगिंग स्ट्रेच, ठीक है। आगे देखते हैं, क्योंकि इतना ही था क्या? नहीं मैम, ओके हाँ। तो चाहो तो अब सिंस अब बोलोगे मैम पर हमारी बुक में तो एक और चीज बनाई हुई है, हाँ, क्योंकि वहां किसका एक्शन डिस्कस किया गया है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। और वहां कहाँ पे यूज बोला है? जहां पे उन्होंने जीन ऑफ इंटरेस्ट काटा है और क्या काटा है? वेक्टर, और एंड में दोनों को कंबाइन करके दिखाया। पर क्या यहाँ ये क्वेश्चन उसका वो पूछ रहा है क्या? नहीं, यहाँ सिर्फ स्पेसिफिकली वो इकोराय-R1 का एक्शन पूछ रहे हैं, मतलब बताओ वो कौन सा पैलिंड्रोम को आइडेंटिफाई करता है या कौन सा उसका सीक्वेंस है और कहाँ कट लगाता है, बस इतना पूछा है। अगर यही क्वेश्चन मॉडिफाइड रहता दैट हाउ दिस इज यूज्ड सिमिलरली फॉर कंबाइनिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड वेक्टर, या फिर हाउ ट्रांसजेनिक डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज मेड, फिर उस केस में तुम्हारी जो बुक का डायग्राम है, जो तीनों स्टेप है, वो तीनों स्टेप्स तुम बनाते, ठीक है। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। मेंशन द काइंड ऑफ इंटरैक्शन माइकोराइजा एग्जिबिट। अरे जैसे ही माइकोराइजा आ गया तो क्या क्या आएगा मैम? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें माइकोराइजा क्या कर रहा है? फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करके प्लांट को दे रहा है। क्यों दे रहा है? ताकि वो जो भी उसका, क्योंकि वो फॉस्फोरस एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, उसके अगेंस्ट में वो क्या ले रहा है मैम? शेल्टर ले रहा है, फूड ले रहा है। याद आ गया? चलो अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाउ इज ग्लोमस इन माइकोराइजल एसोसिएशन बेनिफिट
beneficial to the plants. तो देखते हैं आंसर. Mycorrhizal exhibit symbiotic interaction in which both the organism, fungi and root of higher plant are benefited. Glomus absorb phosphorus. अब अपन को याद रखना है, सिर्फ माइकोराइजम में फॉस्फोरस है, इसके अलावा कोई भी राइजोमियम बोलो या कोई भी किसी और का भी उन्होंने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोला, तुम किस मिनरल का ऑब्जॉर्प्शन कराओगे? नाइट्रोजन का. ठीक है, पर सिर्फ माइकोराइजा में किसका एब्जॉर्प्शन कराओगे? फॉस्फोरस का. और यकीन मानो इसी फॉस्फोरस पे मार्किंग स्कीम में 1 मार्क रहेगा. ठीक है, तो देखो, एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड पासेस इट टू प्लांट. अब प्लांट क्या देगा? शेल्टर देगा, फूड देगा. इट ऑल्सो हेल्प इन प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंट अगेंस्ट रूट बॉर्न पैथोजन, टॉलरेंस टू पैथोजन. ठीक है, सैलिनिटी एंड ड्रॉट. इट ऑल्सो हेल्प इन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ प्लांट. तो बेसिकली जो ग्लोमस है, जो माइकोराइजल एसोसिएशन में क्या कर रहा है? फॉस्फोरस एब्जॉर्ब कर रहा है. दूसरा क्या कर रहा है? तो जरा इसके नोट्स बनाते चलो. फॉस्फोरस एब्जॉर्ब कर रहा है, दूसरा क्या एब्जॉर्ब कर रहा है? रेजिस्टिविटी दे रहा है किसके अगेंस्ट? रूट बॉर्न पैथोजन के अगेंस्ट. और तीसरा क्या क्रिएट कर रहा है? ग्रोथ ऑफ प्लांट में हेल्प कर रहा है. क्यों ग्रोथ ऑफ प्लांट में? क्योंकि ऑलरेडी उसको रेजिस्टेंस मिल गया, टॉलरेंस पावर मिल गई अलग अलग डिजीजेस के अगेंस्ट. इतना हुआ क्लियर. अगले क्वेश्चन पे मूव करें. Name the type of ecological pyramid that can exit as upright as well as inverted. तो देखो, इस टाइप के पिरामिड तुमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, जो अपराइट भी है मतलब ऊपर के साइड में और इन्वर्टेड भी है. अब इसका एग्जाम्पल देना है. अब देखो, बोलोगे मैम ये तो इकोलॉजी वाले चैप्टर में आना चाहिए. हाँ, पर तुमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है तुम्हारे टर्म 2 में. पर ये क्यों आ सकता है? क्योंकि तुम्हारे एज पिरामिड भी है वहां पे और साथ में थोड़ा इकोसिस्टम से रिलेटेड भी है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन आने का थोड़ा चांस है. ठीक है, मतलब ये इंक्लूड क्यों हो सकता है टर्म 2 में. आई बात समझ में? तो देखो, वो पूछ रहे हैं बताओ एक एग्जांपल के साथ एंड एक्सप्लेन हाउ डज इट हैपन. कि अपराइट मतलब जैसे कहां पे? जहां पे तुम्हारा प्रोड्यूसर लेवल क्या रहे? सबसे ज्यादा. देखो जरा, यहाँ पे प्रोड्यूसर लेवल सबसे ज्यादा है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, सबसे कम क्या है? टर्शरी कंज्यूमर. ठीक है, ये कहाँ मिलता है तुमको? नॉर्मल जो ग्रासलैंड्स है, जहां पे तुमको दिखेगा कि प्लांट सबसे ज्यादा है, उसके बाद हर्बीवोर्स है, उसके बाद उनके ऊपर जो सेकेंडरी कंज्यूमर वो है, और टर्शरी कंज्यूमर सबसे कम. और वही इन्वर्टेड मतलब इसी को उल्टा कर दो, जहां पे टर्शरी कंज्यूमर बहुत ज्यादा है और प्रोड्यूसर सबसे कम है. ये दिख रहा है, ये जो पिरामिड है वो इसका एग्जांपल है. ठीक है, तो देखो आंसर पढ़ते हैं. द इकोलॉजिकल पिरामिड दैट कैन एग्जिट एज अपराइट एज वेल एज इन्वर्टेड इन पिरामिड ऑफ बायोमास. इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम द नंबर ऑफ बायोमास of the producer is more as compared to the consumer of successive higher level. मतलब प्रोड्यूसर का नंबर ज्यादा है as compared to the top level, जो फूड चेन के एकदम टॉप पे बैठा है, बेसिकली टर्शरी कंज्यूमर. ठीक है, बट यही चीज उल्टी कहाँ हो जाएगी? इन सी इकोसिस्टम द नंबर ऑफ बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर इज लेस, but obvious less रहेगा as compared to the consumer of successive higher level, resulting in an inverted pyramid. The pyramid of biomass in the sea is usually inverted because the biomass of fish far exceed than the phytoplankton. Phytoplankton क्या है? तुम्हारे प्रोड्यूसर्स हैं. अब उनसे जो फिशेस का नंबर तुम कंपेयर करोगे तो फिशेस क्या है? कंज्यूमर है. वो क्या है? बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है. ठीक है, एज कंपेयर टू द प्रोड्यूसर. इतना हुआ क्लियर. मूव करें अगले क्वेश्चन पे. कॉटन बोलवर्म. लो, वापस आ गया कॉटन बोलवर्म. तो जल्दी बताओ, कॉटन बोलवर्म मतलब क्या मैम? वो पेस्ट जो लेपिडोप्टेरन में बिलोंग करता है, कॉटन को डिस्ट्रॉय करता है. उसको बचाने का ये तरीका है कि उसको बीटी कॉटन बना लो. बीटी मतलब बैसिलस thuringiensis, जो बैक्टीरिया है, उससे हमने एक जीन निकाल लिया. वो जीन 2 तरीके के हम पढ़ चुके हैं, क्राई 1 AB AC. ठीक है, और क्राई 2 ABB है, जो हम अलग दूसरा जो कॉर्न बोरर है उसमें भी पढ़ा हुआ है. ठीक है, अब ये जो है ये एक प्रोटीन क्रिएट करते हैं जिसका नाम क्राई प्रोटीन है. ये एक्टिव होता है, वैसे तो इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है, पर एक्टिवेट कब होता है? जब ये पेस्ट उसको कंज्यूम करता है, उसके गट में जाता है, तो पोर क्रिएट होता है, लाइसिस होता है सेल का, और अल्टीमेटली जो वो पेस्ट का डेथ हो जाता है. ठीक है, तो ये सारा जो तरीका है ये बेसिकली रेजिस्टिविटी देता है किसको मैम? प्लांट को, जिसका नाम कॉटन है. किसके अगेंस्ट मैम? लेपिडोप्टेरन के अगेंस्ट. बहुत बढ़िया, हो सकता है यही सारा लिखना हो. देखो आगे क्वेश्चन. एंजॉय फीडिंग ऑन कॉटन प्लांट, वो तो पता ही है, बट गेट किल्ड
व्हेन फीड ऑन बीटी कॉटन प्लांट, जस्टिफाई विद द स्टेटमेंट, मतलब जो भी मैंने सब कुछ बोला वही सब कुछ क्या करना है, लिखना है। चलो देखते हैं। तो तुम देखो 2020 में फिर वो भले दिल्ली का सेट हो या आउटसाइड दिल्ली हो, मतलब ऑल इंडिया लेवल, बीटी कॉटन पे वहां भी क्वेश्चन था, यहाँ भी क्वेश्चन था, वहां पे भी ओफर्ट्स पे क्वेश्चन थे, यहाँ पे भी क्वेश्चन थे, ठीक है। तो बीटी कॉटन इज जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट क्रिएटेड बाय जेनेटिकली अल्टरनेटिंग द कॉटन जीनोम टू एक्सप्रेस अ माइक्रोबियल प्रोटीन फ्रॉम द बैक्टीरिया Bacillus thuringiensis. It produces the toxic crystal that normal cotton plant would not produce, but obvious inactive form में वापस। The toxic is coded by a gene, gene का नाम क्या है, CRY1, 1 कैपिटल में रहेगा, A कैपिटल और C वापस स्मॉल। Upon ingestion by a specific population of the organism, it dissolve the gut lining and lead to the death of the organism। अब तुम चाहो तो इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। एक्टिवेट कब होता है, जब अल्कलाइन पीएच रहता है, जो गट में रहता है, गट में पोर्स क्रिएट कर देता है, लाइसिस क्रिएट कर देता है, और फिर लिख सकते हो लाइन कि डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोटीन इनकोड बाय द जीन CRY1AC एंड CRY2AB प्रेजेंट इन बीटी कॉटन प्लांट किल द कॉटन बोलवर्म। और एक और तुमने ऐसा जीन पढ़ा था, कौन सा, CRY1AB, वो किसके लिए है, कॉर्न बोरर्स के लिए, पर यहाँ क्वेश्चन क्या चल रहा है, कॉटन बोलवर्म, पर हम याद कर सकते हैं, ठीक है। मूव करें आगे। अगला क्वेश्चन, मेंशन द कॉज ऑफ ADA डेफिशिएंसी इन ह्यूमन। जैसे ही ADA आया तो जल्दी से बताओ ADA बेसिकली है क्या, मैम एक डिफॉर्मिटी है या डेफिशिएंसी है कि एंजाइम बन नहीं पाता हमारी बॉडी में, तो नाम क्या है, एडेनोसाइन डीअमीनेज, ठीक है। उसके बाद अब वो कैसे ट्रीट किया गया है, मैम वो ट्रीट किया गया था पहली बार एक 4 साल की लड़की को ट्रीट करके, जिसका नाम अशांति डिसिल्वा था, और उसको जीन थेरेपी दी गई थी, ठीक है। जीन थेरेपी बताओ उसको कैसे, किस तरह मैम, मतलब नॉर्मल में कैसे ट्रीट कर सकते हैं, मैम बेसिकली ये लिम्फोसाइट बनते नहीं है, तो लिम्फोसाइट फॉर्म ही हमारे बोन मैरो में होते हैं। तो एक तरीका है कि या तो हर अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे हेल्दी इंसान का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करो, इस जिसको ADA की डेफिशिएंसी है, या फिर एंजाइम डायरेक्ट तुम इंजेक्ट कर दो, ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, ये जो बीमार इंसान है उसका लिम्फोसाइट निकालो, लैब में कल्चर करो, उसमें सही वाला जीन डालो जो ADA ढंग से बना सके, फंक्शनल वाला हेल्दी सेल्स का, और फिर वापस इस कल्चर को वापस उसी बीमार इंसान में डाल दो। पर वापस ये टेम्पररी है, क्यों टेम्पररी है, क्योंकि मैम हर सेल की लाइफ रहती, जैसे ही ये सेल मर जाएगा तो वापस यही प्रोसेस रिपीट करनी पड़ेगी। अच्छा बताओ इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, मैम अगर यही सारी चीजें जब ये एम्ब्रियोनिक लेवल पे था या एम्ब्रियोनिक स्टेज पे था तब होती तो ये परमानेंटली क्योर रहता। बहुत बढ़िया, अब हो सकता है यही सब लिखना हो। तो देखो, मेंशन द कॉज ऑफ ADA डेफिशिएंसी इन ह्यूमन, तो वो पूछ रहे बताओ ADA डेफिशिएंसी होती क्यों है, क्योंकि मैम नाम ही है, वो एंजाइम नहीं बन पाता। कौन सा एंजाइम, एडेनोसाइन डीअमीनेज। बहुत बढ़िया, आगे देखो, इन ह्यूमन ADA डेफिशिएंसी इज कॉज्ड ड्यू टू द डिलीशन ऑफ जीन फॉर एंजाइम एडेनोसाइन डीअमीनेज। मतलब बनता क्यों नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो जीन प्रेजेंट रहता है हमारे DNA के अंदर वही खराब होता है, या फिर वो गायब हो जाता है ही नहीं, ठीक है। या तो है पर ढंग से काम नहीं कर रहा तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन फंक्शनल, या तो है ही नहीं तो क्या बोलेंगे, डिलीशन ऑफ जीन, ठीक है। अगला देखते हैं अब इसी का सेकंड पार्ट, हाउ इज जीन थेरेपी कैरिड आउट टू ट्रीट द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज। लो अभी तो बोला इतना सारा, वही तो करेंगे। और आखिरी इसका, स्टेट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ परमानेंट क्योर ऑफ दिस डिजीज। परमानेंट क्योर जब उसको एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जीन थेरेपी करेंगे, ठीक है। चलो आंसर देखते हैं। ADA deficiency can be treated by gene therapy in this method lymphocyte, क्योंकि basically lymphocyte ही effector cell है, from the blood of the patient are grown in culture outside the body, ठीक है। Then by using retroviral vector, a functional ADA cDNA is introduced in these lymphocyte। अब यहाँ पे important क्या है, हमने ये सब कुछ बोला कि उसमें हेल्दी जीन डालेंगे, पर किसके थ्रू डालेंगे, एक रेट्रोवायरल वेक्टर का यूज करके, which are successively returned to the patient's body। वापस कल्चर किया, इसको ठीक किया और वापस पेशेंट बॉडी में डाल दिया। पर ये क्या है, ये टेम्पररी है। परमानेंट इलाज क्या है, ये परमानेंट इलाज। ADA deficiency can be cured permanently if the adenosine deaminase producing isolated gene from the marrow cell are introduced in the cell at the early embryonic stage। तो ये है इसका क्या, परमानेंट इलाज। हुआ क्लियर। मूव करें अगले क्वेश्चन पे।
Mention the chemical nature of an antibody and name the type of cell that are produced by। तो पहले तो वो पूछ रहा है बताओ कि एंटीबॉडी का केमिकल नेचर क्या है। तो भैया वो एक प्रोटीन है जिसका शेप क्या है, वाई शेप का है, और क्या है वो एक प्लाज्मा प्रोटीन है। बहुत बढ़िया। कौन प्रोड्यूस करता है, एक ही सेल है जो प्रोड्यूस करती है जिसका नाम क्या है, बी लिम्फोसाइट, और उसको हेल्प कौन करता है, टी हेल्पर लिम्फोसाइट। याद आ गया। कहाँ हो रहा है ये सब कुछ मैम, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में होता है, और फिर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जाके बस बैठा है कि आने दो, कोई भी दुश्मन को अभी कूट के दिखाएंगे। ठीक है, चलो आगे पढ़ लेते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यून रिस्पॉन्स। तो अभी तो बोला था एक्टिव मतलब हमारी क्या, बॉडी खुद मेहनत ले रही है, नहीं हम खुद मेहनत करके एंटीबॉडी बनाएंगे, और पैसिव मतलब बनी बनाई एंटीबॉडी ले रहे हो, जैसे स्नेक बाइट के, सांप जब काटता है उस केस में, या फिर अभी थोड़ी देर पहले हमने पहले वाले सेट में पढ़ा था किसके केस में, टेटनस के केस में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यून रिस्पॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ एंटीबॉडी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसका पहला पार्ट क्या है कि तुमको बताना है केमिकल नेचर ऑफ एंटीबॉडी, और तुम्हें बताना है कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है। एंटीबॉडी और ग्लोबुलर प्लाज्मा प्रोटीन, रुक जाओ टेढ़े मेढ़े ड्रॉ हो गए, ग्लोबुलर प्लाज्मा प्रोटीन प्रोड्यूस बाय बी सेल ऑफ इम्यून सिस्टम, या तुम लिखो बी लिम्फोसाइट। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव। तो बेसिकली इसका केमिकल नेचर कैसे हुआ, ग्लोबुलर प्लाज्मा प्रोटीन है, प्रोटीन तो है ही पर कैसा है, ग्लोबुलर शेप स्ट्रक्चर है, और तुमने कौन सा शेप पढ़ा है, वाई शेप स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या रहता है, दो हेवी चेन दो लाइट चेन। याद आया। अब वो चीज यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना लिखो ग्लोबुलर प्लाज्मा प्रोटीन, उतना काफी है। कौन प्रोड्यूस कर रहा है, बी लिम्फोसाइट। तो यहाँ कैसे लिखा है वही चीज, बी सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम। अब बताओ डिफरेंस क्या है एक्टिव और पैसिव में। अभी बताए, एक हमको हमारी बॉडी खुद बना रही है, एक रेडीमेड एंटीबॉडी ले रही है। तो देखो द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव रिस्पॉन्स इज दैट द एक्टिव रिस्पॉन्स और इम्यूनिटी इज डेवलप्ड ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी इनसाइड द बॉडी। तो एक्टिव में क्या हो रहा है, हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडी बना रही है, भले धीरे धीरे बना रही है, टाइम लेगी बनाने के लिए, हिट एंड ट्रायल मेथड रहेगा, पर वो खुद बनाएगी, मेमोरी से उसको स्टोर कर लेगी। ठीक है, पर पैसिव में इतना टाइम नहीं है भैया, एंटीबॉडी बनने में 4 से वापस अलग अलग डिजीज, अलग अलग पैथोजन के अगेंस्ट मिनिमम मैं बोल रही हूँ, एवरेज बता रही हूँ 2 to 3 months लग जाते हैं, वो भी मैं बहुत कम बोल रही हूँ। अब कोरोना के केस में अलग अलग टाइम पे देखो वापस हमें बूस्टर डोज भी मिलेगा, क्यों, क्योंकि भाई यही चीज नहीं हुई है बॉडी में। ठीक है, मेमोरी स्टोर नहीं हुई तो उसको वापस ब्रश अप करवाने के लिए, अरे बाबा इससे बचना है तो मेमोरी स्टोर करो। ठीक है, तो और जब तुमको याद होगा तो हर 1-1 साल के गैप पे हमें अलग अलग वैक्सीनेशंस होते थे, तो हर पैथोजन के अगेंस्ट अलग अलग टाइम पे हमारी बॉडी क्या करेगी, डेवलप करेगी प्राइमरी रिस्पॉन्स। पर जब सांप काट रहा है तुम्हारे पास भैया 1 घंटे का टाइम है उस इंसान को बचाने का, और नॉर्मल एंटीबॉडी बनने में कितना टाइम लगता है बॉडी में, अराउंड मैं एवरेज बता रही हूँ 2 to 4 months मान लो, और वहां पे 1 घंटा है। तो तुम ये थोड़ी ना बोलोगे चलो अब तुम मेहनत करो अपनी बॉडी बनाना, नहीं नहीं, वो इंसान ही मर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, रेडीमेड एंटीबॉडी ले लेंगे। तो देखो क्या, वेयरएज पैसिव इम्यूनिटी इज डेवलप्ड व्हेन द एंटीबॉडी आर प्रोवाइडेड फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से एंटीबॉडी ले ली। ठीक है, तो मतलब रेडीमेड एंटीबॉडी ले ली। जरा पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल बताओ। अब देखो यहाँ लिखा नहीं एग्जाम्पल, पर तुम अपना आंसर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लिख के आओगे। तो पैसिव इम्यूनिटी का क्या एग्जाम्पल है, स्नेक बाइट के टाइम पे, या टेटनस के टाइम पे, या फिर जो मदर्स मिल्क रहता है जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, वो भी रेडीमेड एंटीबॉडी बेबी को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। नेम द सेल्स, ठीक है, दैट एक्ट एज HIV फैक्ट्री। ये भी देखो HIV पे क्वेश्चन दिल्ली वाले सेट में भी है और आउटसाइड दिल्ली वाले सेट में भी है। तो क्या है HIV फैक्ट्री, जैसे कौन से 2 सेल काम करते हैं, मैक्रोफेज एंड टी हेल्पर लिम्फोसाइट। ठीक है, इन ह्यूमन व्हेन इन्फेक्टेड बाय HIV, एक्सप्लेन द इवेंट दैट ऑकर इन दीज इन्फेक्टेड सेल। देखो अब इसमें तुम बता सकते हो, वो पूरा डायग्राम बना सकते हो जो पहले तुम्हें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में पूछे गए थे। मतलब अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैम HIV भी इंपॉर्टेंट है, या तो वो केस स्टडी में जाएगा जैसे हमने पहले वाले सेट में देखा था, उन्होंने डायग्राम दे दिया, लेबलिंग गायब कर दी और पूछ लिया, या तो पूरा का पूरा डायरेक्ट पूछ लिया। आई बात समझ में? तो आंसर देखते हैं। मैक्रोफेज एक्ट एज HIV फैक्ट्री इन द ह्यूमन बॉडी व्हेन इन्फेक्टेड बाय HIV, क्योंकि सबसे पहला इन्फेक्शन मैक्रोफेज पे होता है। फिर कहानी कहाँ शिफ्ट हो जाती है, टी हेल्पर लिम्फोसाइट, जो हमारा कमांडर है हमारी बॉडी का, हमारी आर्मी का, हमारे डिफेंस सिस्टम का, मतलब बॉडी के डिफेंस सिस्टम का जो कमांडर है, उसी को क्या कर लिया, HIV ने किडनैप कर लिया। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। आफ्टर एंटरिंग इनटू द बॉडी ऑफ अ पर्सन, द वायरस एंटर इनटू मैक्रोफेज वेयर RNA जीनोम ऑफ द वायरस रेप्लिकेट टू फॉर्म वायरल DNA। तो RNA किस में कन्वर्ट हुआ, DNA में कन्वर्ट हुआ।
कौन से एंजाइम की मदद से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तभी तो उसका नाम है रेट्रोवायरस। फिर ये जो डीएनए गया वो कहां चला गया? वो होस्ट के डीएनए के साथ क्या कर गया? कंबाइन कर गया, उसकी मैकेनिज्म यूज करने लगा और खुद के बहुत सारे मल्टीपल कॉपी प्रोड्यूस करने लगा। रिजल्ट ये हुआ कि सेल का क्या हो गया? लाइसिस हो गया, सेल बर्स्ट हो गया। अब उससे जो निकले वो फ्रेश टी हेल्पर को इन्फेक्ट करेंगे और यही साइकिल चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। ठीक है, हेल्प ऑफ द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, अब दिस वायरल डीएनए इज देन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द डीएनए ऑफ द होस्ट सेल एंड इज डायरेक्ट द इन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस वायरल पार्टिकल। थस मैक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस। इतना आई बात समझ में? अब इसको सपोर्ट करने के लिए सपोज करो 3 मार्क का आ गया तो इतना काफी रहेगा क्या? नहीं, तुम डायग्राम भी बना के आओगे। हुआ क्लियर? चलो आगे मूव करते हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तो जैसे ही ये पिक्चर आएगा तुमको कुछ याद आने लगेगा। हमने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में इसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। वो बोल रहे हैं आइडेंटिफाई करो 1 2 3 4 5 6। तो अगर जैसे ही तुम जैसे इस टाइप के पिक्चर देखते हो तुम्हें कुछ कुछ क्लिक होता है। क्या क्लिक होता है मैम? जिस तरीके से मैंने याद करवाया था। तो एक बार सिर्फ तुमने देख लिया और तुमने देखा अरे ये लिखा है साइक्लोस्पोरिन, तो स्पोरिन से मैंने कुछ याद करवाया था। याद करो उस कॉजेटिव एजेंट का नाम जिसमें भी स्पोरम आना चाहिए। ठीक है, फिर अब बोलोगे मैम एंटीबायोटिक से याद आ रहा है हम यहाँ पे क्या पेनिसिलिन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो। क्या हम यहाँ पे पेनिसिलियम नोटेटम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो। हाँ, अब इसके अलावा तुमने सिर्फ एक ही तो नहीं पढ़ा है, तुमने स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेज भी पढ़ा हुआ है, तो वो भी चीज तुम यहाँ पे फिट कर सकते हो। अब बोलोगे मैम पर दोनों में से कौन सा लिखना है, हम कैसे डिसाइड करें? तुम दोनों में से कुछ भी लिख के आओ, मार्किंग स्कीम में दोनों मेंशन किए हुए रहेंगे। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी लिखोगे मार्क्स तुमको मिल जाएंगे, चिंता मत करना। अच्छा, मोनास्कस परप्यूरस क्या क्रिएट करता है? कौन सा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल निकालता है? स्टैटिन, जिसका काम क्या है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना। तो याद करो इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से भी फ्रेम करके सैंपल पेपर में पूछा गया था जब हमने सैंपल पेपर का डिस्कशन किया था कि एक केमिकल या 2 केमिकल का नाम बताओ जो जिन पेशेंट्स को दिया जाता है जिनको क्या आ चुका है? हार्ट अटैक आ चुका है। अब उन्होंने हार्ट अटैक भी नहीं बोला था, उन्होंने क्या बोला था? पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो याद करो 2 तरीके थे। पहला कि जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है उसको हटा दो, मतलब कोलेस्ट्रॉल डिसॉल्विंग एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल दो, या दूसरा कोलेस्ट्रॉल को बनने ही मत दो, मतलब ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट। तो वो कौन था? स्टैटिन था। जो कौन प्रोड्यूस करता था? मोनास्कस परप्यूरस। याद आया? चलो आंसर देखते हैं। तो मोनास्कस परप्यूरस क्या प्रोड्यूस कर रहा है? स्टैटिन प्रोड्यूस कर रहा है, जिसका काम क्या है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना। ठीक है, दूसरा उन्होंने क्या दिया था? एंटीबायोटिक। तो तुम चाहो तो यहाँ पे पेनिसिलियम नोटेटम और यहाँ पेनिसिलिन लिख सकते हो। अब आंसर की में क्या लिखा हुआ है? स्ट्रेप्टोकोकस एफ स्ट्रेप्टोकाइनेस, दोनों सही है, और पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलिन भी सही है। ठीक है, अगला उन्होंने क्या दिया था? साइक्लोस्पोरिन है। मैंने बताया था इसको याद करने का ट्रिक क्या है? स्पोरिन मतलब तुम्हारे इसमें भी क्या नाम होना चाहिए? स्पोरम। तो क्या नाम है उसका? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। क्या क्रिएट करता है? ये एक ऐसा इसका यूज है इस बायोएक्टिव मॉलिक्यूल का जो क्या करता है? इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की तरह काम कर सकता है। तो वापस सैंपल पेपर में इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया था। नेम द बायोएक्टिव मॉलिक्यूल एंड इट्स सोर्स व्हिच इज गिवन ड्यूरिंग एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट टू अ पेशेंट। मतलब बेसिकली ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्यों? क्योंकि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो उस पेशेंट की बॉडी ने दूसरे का जो ऑर्गन आया है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और ये एक्सेप्ट और नॉन एक्सेप्ट या सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज कौन करता है? हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम। तो अब पर्टिकुलर इस टाइम पे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने की जरूरत है, इसलिए इसका काम क्या लिखा हुआ है? इम्यूनो सप्रेसिव ए ड्रग या एजेंट विच इज गिवन ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट। क्या नाम है इसका? साइक्लोस्पोरिन ए। स्पोर से याद रखोगे किससे ऑब्टेन किया हुआ है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। याद रहेगा। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पर्टिकुलर पेज तुम्हारा माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर है, उसका राइट हैंड साइड में पूरा एक पेज ही दिया हुआ है और उसकी हेडिंग है कि बायोएक्टिव मॉलिक्यूल एंड केमिकल। तो वो पूरा एक जो पेज है वो पूरा का पूरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब भी मैंने बताया था जितने चांद सितारे बना सको सब बना लो। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे। ओके,
राइट द साइंटिफिक नेम, ठीक है, साइंटिफिक नेम पूछ रहे किसका, ऑफ मेथनोजन बैक्टीरिया, मतलब मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, तो उनको मिथेनोजन या मिथेनोबैक्टीरियम भी बोलते हैं, ठीक है। वेयर आर दीज बैक्टीरिया जनरली फाउंड, तो भैया दो ही जगह मिलते हैं, एक तो तुम्हारे किस में, रूमन में, किन के, रूमिनेंट्स के, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं वहां पे, सेलुलोज का डाइजेशन कर रहे हैं, और कौन सी गैस बना रहे हैं, मीथेन गैस। दूसरा गोबर गैस प्लांट में या बायोगैस प्लांट में, ठीक है। आगे देखते हैं, एक्सप्लेन द रोल इन बायोगैस प्रोडक्शन, लो भैया वही तो प्रोड्यूस कर रहे हैं बायोगैस या गोबर गैस, और बायोगैस किसका कॉम्बिनेशन रहता है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। वो कैसा प्रोडक्शन कर रहे हैं, थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, उसी का अगला पार्ट देख लेते हैं, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ बायोगैस, अभी तो बोला मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। चलो आंसर देखते हैं। पहला आंसर, द साइंटिफिक नेम ऑफ मिथेनोजन बैक्टीरिया आर मेथेनोबैक्टीरियम या मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियम, बट साइंटिफिक नेम पूछा है तो मेथेनोबैक्टीरियम बोलोगे। दीज बैक्टीरिया आर जनरली फाउंड इन एनारोबिक स्लज एंड आल्सो इन द रूमेन ऑफ कैटल। तो एनारोबिक स्लज वही है जो बायोगैस में तुम ऐड नहीं करते हो, वाटर के साथ स्लरी मिक्स, स्लरी बनाते हो और फिर ऐड होता है तुम्हारे कंटेनर में, ठीक है, डाइजेस्टर कंटेनर में। आई बात समझ में। दीज बैक्टीरिया एनारोबिकली ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक वेस्ट एंड प्रोड्यूस मीथेन कंटेनिंग बायोगैस एज अ एनर्जी प्रोडक्ट, याद रहेगा। चलो उसका अगला पार्ट उन्होंने पूछा है, बताओ इसके कंपोनेंट्स क्या है, तो क्या कंपोनेंट्स है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन। अब तुम्हारी बुक में यहां तक लिखा हुआ है और कहीं कहीं जगह उन्होंने हाइड्रोजन मेंशन किया हुआ है, तो तुम चाहो तो ये दो तो लिखा ही है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोलो और सेफर साइड रहने के लिए हाइड्रोजन गैस का भी मेंशन करो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Given below is a diagram representing the observation made for separating DNA fragment by gel electrophoresis technique. जैसे ही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक आया डीएनए को सेगमेंट को फ्रेगमेंट अलग करने, क्या बोल रहे, डीएनए फ्रेगमेंट को अलग करने के लिए, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या आया मैम, वो अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, किससे ऑब्टेन्ड है मैम, सीवीड से। कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है मैम, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो उसको लोड किया जाता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, वो जाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। जो जेल है अगारोस जेल वो मीडियम की तरह बिहेव करता है, उसमें पोर्स रहते हैं, तो जो सबसे बड़ा या थिक या ज्यादा बेस पेयर वाला या ज्यादा वेट या डाल्टन वाला जो फ्रेगमेंट है डीएनए का, वो धीरे धीरे ट्रैवल करेगा, वो वेल के पास ही रह जाएगा, और जो लाइटर है या छोटा है या थिन फ्रेगमेंट है या फिर जिसके बेस पेयर कम है या जिसका वेट कम है वो दूर तक ट्रैवल करेगा, ठीक है। इसको देखोगे कैसे मैम, विजुअलाइजिंग डाई जिसका नाम है इथीडियम ब्रोमाइड, बहुत बढ़िया, सब याद आ गया, ठीक है। अब अच्छा उसके बाद विजुअलाइज कर लिया तुमने, लैडर के साथ मैच कर लिया, फिर क्या करते हैं मैम, इल्यूशन करते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। अब बताओ, ऑब्जर्व द इलस्ट्रेशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, ठीक है। उन्होंने बोला ए और बी, अभी हमने बोला कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज है, लोड कहां किया जाता है, नेगेटिव साइड, तो जो ए है वो क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, मतलब कैथोड है, और जो बी है वो क्या है, एनोड है जो पॉजिटिवली चार्ज है। अब इसमें ये लार्जेस्ट है ये स्मॉलेस्ट है, ये तो सब याद हो गया। चलो अब देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है, Why are the DNA fragment seem to be moving in the direction of A to B? अरे अभी तो बोला डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज, कहां जाएगा वो, पॉजिटिवली चार्ज की तरफ। तो देखो जरा इसका आंसर, ठीक है। In the process of gel electrophoresis, as gel run, the smallest piece of DNA move toward the positive end of the gel, while the largest piece of DNA remain near the well. In the given illustration, B is the positive end of the gel, DNA fragment being negatively charged. जल्दी बताओ DNA नेगेटिव चार्ज क्यों होता है मैम, फॉस्फेट ग्रुप के कारण, ठीक है। तो जो नेगेटिव है वो कहां जाएगा, पॉजिटिव के पास, तो मूव टुवर्ड द पॉजिटिव एंड, thus DNA fragment are moving in the direction of A to B. Clear? दूसरा पार्ट, राइट द मीडियम यूज ऑन विच डीएनए फ्रेगमेंट इज सेपरेट। अरे अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसको एक सीवीड से ऑब्टेन किया है, देखो जरा, इन द प्रोसेस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अगारोस जेल इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑन विच डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट। आई बात समझ। तीसरा देखो, मेंशन हाउ द सेपरेशन डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज फॉर फर्दर टेक्निकल यूज। अभी तो हमने बोला विजुअलाइजिंग डाई यूज करेंगे जिसका नाम क्या है, इथिडियम ब्रोमाइड। किसके नीचे वो चमकेगी, ऐसे आंखों से दिख जाएगी क्या, नहीं मैम, यूवी रेडिएशन डालना पड़ेगा तब ऑरेंज कलर की डाई दिखेगी। चलो आंसर देखते हैं।
The separated DNA fragment are stained with a dye called ethidium bromide, ETBr. After staining DNA fragment can be visualized under UV radiation as ethidium bromide show fluorescence under the UV light. Clear हो गया? Move करें अगले क्वेश्चन पे. Okay, according to ecologists, tropical region in the world account for greater biological diversity. अरे भैया ये तो कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग जगह. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी डिस्कशन किया, डायग्राम बेस में भी थोड़ा डिस्कस किया था. इनफैक्ट फ्रीक्वेंटली आज सीरीज में वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, हर इसमें ये क्वेश्चन आए. तो जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या है कि ट्रॉपिकल रीजन मतलब ये है इस वाली जगह पे तुमको ज्यादा स्पीशिएशन क्यों मिलता है, स्पीशीज में वैरायटी क्यों मिलती है एज कंपेयर टू टेम्परेट जोन में या फिर ऊपर फ्रिजिड जोन में. क्योंकि मैम वहां पे क्या होता रहता है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो कंडीशन है वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है और साथ में सनलाइट भी पूरे टाइम मिल रही है. तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ज्यादा प्रोड्यूसर, तो इनडायरेक्टली वो किस में मदद कर रहा है, ज्यादा स्पीशीज वैरायटी में. और सिंस यहाँ पे सिचुएशन, कंडीशन या क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है तो स्पीशीज को इवॉल्व करने का क्या मिल गया, टाइम मिल गया. और धीरे धीरे उनमें क्या आने लगे, मॉडिफिकेशन आने लगे म्यूटेशन के थ्रू. और जो म्यूटेशन पॉजिटिव थे वो नेचुरल सिलेक्शन से आगे बढ़ के अलग स्पीशीज में क्रिएट हो गए. याद आया? बट वही टेम्परेट जोन में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहां चेंज हो रहा है, पूरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लेशिएशन हो रहा है. तो रिजल्ट क्या हो रहा है, बार बार जो वहां का क्लाइमेट वेदर है वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है. याद आया? अब यही तो लिखना है. देखो जरा, अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिस्ट द biological diversity is greater in tropical region due to the following reason. पहला, in the past temperate region was subjected to frequent climatic changes such as glaciation. However, tropical region have remained relatively undisturbed for million of years. This constant environment allows species to diversity over million of years without any environmental disturbance. आई क्या बात समझ में? आगे, ट्रॉपिकल रीजन आर लेस सीजनल, है ना, एक ही पूरे टाइम तो सनलाइट मिलते रहने वाली है अराउंड द ईयर. रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल इन टर्म ऑफ एनवायरमेंट. दिस हेल्प इन ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन ओवर टाइम. अगला, ट्रॉपिकल रीजन रिसीव मोर सोलर एनर्जी. हाँ भैया, पूरे टाइम अगर सनलाइट मिलने वाली तो ज्यादा सोलर एनर्जी, और क्या मैंने बोला था, तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी. तो देखो, थ्रू आउट द ईयर दिस सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी एंड थस ग्रेटर डाइवर्सिटी. आई क्या बात समझ में? अब इसका सेकेंड पार्ट जो उन्होंने पूछा है, व्हाई आर हैबिटेट लॉस एंड एलियन स्पीशीज इन्वेजन कंसिडर्ड एज कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ऑफ ईच. तो बेसिकली पूछ रहे हैं, बताओ बायो हैबिटेट लॉस जो तुम फ्रेगमेंटेशन के फॉर्म में देख सकते हो, जैसे अमेज़न फॉरेस्ट है जिसको लंग ऑफ द अर्थ बोलते हैं, उसका कुछ एरिया चॉप डाउन क्यों किया था, क्योंकि वहां पे कैटल रियरिंग करनी थी और साथ में सोयाबीन का प्रोडक्शन करना था. तो तुमने एक पर्टिकुलर पैच हटा दिया जंगल में से, पर वहां पे सिर्फ पैच तुमने हटाया, पर वहां पे बहुत सारा ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट ही लॉस हो गया. ठीक है. अब और स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम किसको फेस हुई, जो लार्जर प्रेडेटर है, जिनके बड़े बड़े एरिया रहते हैं, उनका हैबिटेट ही बड़ा रहता है, जैसे टाइगर हो गए, लेपर्ड्स हो गए, तो उनका रीजन जो बड़ा रहता है वो छोटा हो गया. तो सिंस छोटा हुआ तो उनका लाइफ रूटीन भी क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, और धीरे धीरे उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम होने लगी. आई बात समझ में? दूसरा, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, इसका तो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, जैसे नाइल पर्च जो तुम्हारी बुक में भी 10,000 बार दिया हुआ है, या फिर एकॉर्निया वाटर हाइसिकेन जिसको मैंने बोला था जलकुंभी बोलते हैं, लाया गया था कहीं और से, पर यहाँ के क्या हुआ, नेटिव लोकल स्पीशीज, इंडिजिनस स्पीशीज को क्या कर दिया, इफेक्ट कर दिया और एक्सटिंक्ट हो गए. सिमिलरली नाइल पर्च आई थी वहां से विक्टोरियन लेक में, बट रिजल्ट क्या हुआ, वहां की लोकल नेटिव कितनी स्पीशीज मछलियों की, 200 स्पीशीज क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई. अब यही सब कुछ लिखना है. तो चलो आंसर देखते हैं. The larger variety of plant and animal species that constitute our biosphere are dwindling at an alarming rate. This is largely due to human activity and intervention with natural phenomena. The reason for considering habitat loss and alien species
as the cause of biodiversity loss are enlisted below. तो सबसे पहले हम habitat loss देखेंगे, ठीक है. अब तुम चाहो तो ये लिखो ना लिखो, इतना कोई इफेक्टिव नहीं है, मेन आंसर तुम्हारा यहाँ से शुरू होगा. तो human activity have been largely responsible for the loss of existing habitat, resulting in a very sharp decline in biodiversity. For example, वही उन्होंने example दिया, the Amazon rainforest, which harbor a large variety of species across the globe, is being cut at very rapid pace to cultivate soya bean or for conservation into glass and for raising cattle for beef production. अब result क्या होगा, जो बड़े बड़े animal है उनका region छोटा हो जाएगा, बहुत सारे species का तो habitat loss ही हो जाएगा. दूसरा alien species invasion. तो alien species का invasion हमने दो example पढ़े. अब देखो, when an alien species introduced in an ecosystem intentionally or unintentionally, at time it turn invasive. The invasion result in the decline or extinction of indigenous species. Example, for introduction of Nile perch into Lake Victoria resulted in the extinction of over 200 species of cichlid fish in the lake. या फिर मैंने बताया इकॉर्निया, वाटर हाइसिकैन को तुमने हमने नहीं, ब्रिटिशर्स लोगों ने इंट्रोड्यूस किया. रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ के जितने भी आज इंडिया के लोकल पॉन्ड्स, लेक, वाटर बॉडी कुछ भी देख लो, तुम्हें ये प्लांट हर जगह दिखेगा. तो रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ की जो लोकल वेराइटी थी वो क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई. आई क्या कहानी समझ में. और यहाँ पे तुम्हारा 2020 जो ऑल इंडिया लेवल का सेट है वो खत्म होता है. अब अगर तुम्हें रिवाइज करना है, ऐसा लगता है कि कुछ मिस आउट हो गया है, कोई पर्टिकुलर चैप्टर का रिवीजन करना है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देखना है, या फिर कोई पर्टिकुलर सीरीज जो मिस आउट हो गई वो देखना है, क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, गूगल पे जाओगे, www.magnetbrains.com टाइप करोगे, जैसे एंटर दबाओगे ये तुम्हारा होम पेज आएगा. उसमें तुम अपनी क्लास को सिलेक्ट करोगे, सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, चैप्टर सिलेक्ट करोगे और सुनना शुरू करोगे. एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है. मिलेंगे अगली क्लास में एक नए सैंपल पेपर नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ. और तब तक के लिए क्या करना है, पढ़ते रहना है, क्योंकि आधा मार्क्स भी क्या है, इंपॉर्टेंट है. तो स्टडी हार्ड.